बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स। आज हम सेक्शन 42 और सेक्शन 43 को कवर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह के आप जानते हैं कि हमने पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है, और ये जो पार्ट है ये एग्जाम्पशंस और टैक्स कंसेशन के साथ डील कर रहा है। इससे पिछले लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर इनकम को कवर किया। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम जो है पाकिस्तान में एग्जाम्प्ट है। अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि एग्रीकल्चर इनकम अगर एग्जाम्प्ट है तो फिर तो मज़े हो गए। ऐसे नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो इसको रेगुलेट करती हैं। इसके बारे में सेपरेट लॉज अवेलेबल हैं हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, लेकिन एफबीआर का काम नहीं है या फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है उनसे टैक्स कलेक्ट करना, तो इसलिए वो एग्जाम्प्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है एग्जाम्पशन में जो सेक्शन आता है वो 42 है, जो कि है डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन एग्जाम्पशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। एक चीज़ आप याद रखें कि जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं एक मुल्क की, जो हमारे जो दूसरे मुल्कों के साथ ट्रीटीज़ होती हैं या हम कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो वो जो नेशनल लॉ हैं उसके ऊपर सुपरसीड कर जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ही जो है ना, डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन की ऑब्लिगेशंस जो हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी उसको एकामोडेट करता है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 42, द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल entitled to the privileges under Diplomatic and the Consular Privileges Act 1972 shall be exempt from the tax under this ordinance to the extent provided in that act. अब जो भी लोग जो के प्रिविलेज जो के प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमेटिक ऑन कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट के तहत एग्जेम्प्ट हैं या जो उसके अंडर कवर हो रहे हैं या जो इंटाइटल हैं, उनकी इनकम जो होगी पाकिस्तान में वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। लेकिन ये कितनी एग्जाम्प्ट होगी, किस लेवल तक एग्जाम्प्ट होगी, ये आगे उसने खुद ही बताया हुआ है। टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड फॉर इन दैट एक्ट, के जहाँ तक इस लॉ के अंदर उनको एग्जाम्पशन हासिल है उस लेवल तक इनको एग्जाम्पशन होगी। लेकिन ये डिसाइड करना कि क्या ये शख्स जो है कवर हो रहा है अंडर डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेजेस, ये चीज़ देखने वाली है। दूसरे नंबर पर, the income of an individual entitled to privileges under United Nations Privileges and Immunities Act 1948 shall be exempt from tax under this ordinance to the extent provided in that. अब यूनाइटेड नेशन, आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल दुनिया की, जिसके तकरीबन हर जगह एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर उनके एम्बेसडर्स होते हैं या उनका स्टाफ होता है। तो जो भी लोग यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है यानी प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1948 के तहत जिनको एग्जाम्पशन हासिल है या जो इंटाइटल है उन प्रिविलेजेस के, तो उनको टैक्स में भी प्रिविलेज हासिल रहेगा और वो उनकी इनकम जो होगी वो एग्जाम फ्राम इनकम टैक्स होगी। लेकिन इसके लिए भी जो लिमिट लगाई गई है वो टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड फॉर इन दैट एक्ट, यानी जो एक्ट है प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1948, जितनी एग्जाम्पशन उसमें अवेलेबल है इन लोगों को अवेलेबल रहेगी अंडर दिस लॉ। सब सेक्शन 3 कह रहा है एनी पेंशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बाय virtue ऑफ person former employment in the United Nations or its specialized agencies, including the International Court of Justice, provided the person's salary for such employment from such employment was exempt under this ordinance. अब एक पाकिस्तान का एम्प्लॉय है, सॉरी पाकिस्तान का सिटीज़न है। अब वो यूनाइटेड नेशन में जॉब करता रहा है, सर्विसेज देता रहा है, उसके बाद वो रिटायर हो गया, अब उसको वहाँ से पेंशन मिलती है। अब उसकी पेंशन जो है या तो वो डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन में काम करता है या फिर उसके जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जैसे कि आईसीजे, तो अब वहाँ से उसको पेंशन मिल रही है, तो उसकी जो पेंशन होगी वो भी टैक्स फ्री होगी, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जब उसको सैलरी मिल रही थी क्या उसकी सैलरी एग्जाम्प्ट थी या नहीं थी। अगर उसकी सैलरी एग्जाम्प्ट थी तो उसकी पेंशन भी एग्जाम्प्ट होगी, क्योंकि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के बहुत काफ़ी सारे इदारे हैं जो लोग, कुछ लोग हो सकता है डायरेक्टली उनको ये जो सैलरी वाला एग्जाम्पशन उसको हासिल ना हो। ठीक है। अब सेक्शन 43 क्या कह रहा है? सेक्शन 43 ये कह रहा है कि फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अब हम जानते हैं कि हम जिस तरह हमारे दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात होते हैं तो हमारे एम्प्लॉज़ भी वहाँ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और उसके अलावा डिप्यूटेशन पे होते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से फ़ॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉज़ भी पाकिस्तान में आते हैं मुख्तलिफ़ नेचर के। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह कुछ अर्सा पहले
अमेरिकन एयरफोर्स थी पाकिस्तान में। और इसके अलावा उनके और बहुत सारे इस तरह की एजेंसीज़ हैं, उनके डॉक्टर्स वगैरह आ जाते हैं या कोई और इस तरह की चीज़ आ जाती है। कुछ अर्से पहले स्कॉटलैंड यार्ड की टीम यहाँ आई हुई थी। मतलब ये इस तरह की आपको एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो भाई एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एज अ रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू सच गवर्नमेंट shall be exempt from the tax under this ordinance provided कि एक फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो पाकिस्तान में पोस्टेड है या मतलब किसी वजह से रह रहा है और वो जो है सर्विसेज दे रहा है अपनी गवर्नमेंट को, तो उस सर्विसेज के ऊपर जो उसको सैलरी मिलेगी या जो इनकम मिलेगी वो एग्जाम्प्ट होगी प्रोवाइडेड। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात क्या है कि द एम्प्लॉय इज सिटीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री एंड नॉट द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अगर अब फॉरेन फेडरल गवर्नमेंट के लिए कोई पाकिस्तानी सिटीज़न सर्विसेज दे रहा है तो वो इससे बेनिफिट नहीं ले सकता। उनका अपना सिटीज़न है पाकिस्तान में, वो किसी वजह से रह रहा है या अपनी ड्यूटी के सिलसिले में, अब वो जो सर्विसेज दे रहा है फिर उसको एग्जाम्पशन हासिल होगी, यानी कि वो सिटीज़न उस मुल्क का होना चाहिए। द सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज आर ऑफ अ कैरेक्टर सिमिलर टू दोज परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन द फॉरेन कंट्रीज़। अब बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई तो है और उनका सिटीजन भी है, लेकिन जो वो सर्विसेज दे रहा है वो सर्विसेज भी सिमिलर नेचर की होनी चाहिए जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ दूसरे मुल्कों में देते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो है ना एक डॉक्टर है, अब उसको हमने पीएचडी के लिए बाहर भिजवा दिया। अब वो वहाँ क्या कर रहा है, एक स्टडी कर रहा है। अब उसको जो सैलरी मिल रही है या कोई और तरह की जो रेम्यूनरेशन वगैरह मिल रही है वो तो टैक्स फ्री होगी, लेकिन साथ साथ वो वहाँ अपना क्लिनिक भी खोल लेता है। अब ये जो चीज़ है ये फेडरल गवर्नमेंट की नॉर्मल ड्यूटी में नहीं आता। इसका मतलब वो जो सर्विस कर रहा है वो प्राइवेट नेचर की है, तो वो इसके अंदर कवर नहीं होगा। मतलब वो जहाँ सर्विसेज दे रहा है वो इस तरह होती है जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ दे रहे होते हैं। इस तरह अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि सऊदीया में हमारे बहुत सारे फ़ौजी हैं जो डेपुटेशन पे हैं। अब उनका काम ही इसी तरह का होता है जिस तरह के फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको एग्जाम्पशन हासिल होगी। नेक्स्ट आपके पास जो क्लास सी है वो कह रहा है द फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट्स सिमिलर एग्जाम्पशन टू एम्प्लॉइज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट परफॉर्मिंग सिमिलर सर्विसेज इन सच फॉरेन कंट्री। अब यहाँ एक कंडीशन लगा दिया है कि भाई हम तो एग्जाम्पशंस दे रहे हैं दूसरे मुल्क के एम्प्लॉइज़ को, लेकिन वो मुल्क क्या कर रहा है कि जब हमारे एम्प्लॉइज़ फेडरल गवर्नमेंट के वहाँ इस तरह की ड्यूटी पे जाते हैं तो वो कोई एग्जाम्पशन नहीं देते, तो भाई फिर उनको भी एग्जाम्पशन हासिल नहीं होगी। अगर हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो वहाँ पोस्टिंग है और उसके अलावा किसी वजह से सर्विसेज दे रहे हैं और उसके ऊपर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, उस सर्विसेज के ऊपर एग्जाम्पशन दूसरा जो मुल्क है वो भी एग्जाम्पशन दे रहा है तो फिर हम भी एग्जाम्पशन देंगे, यहाँ उसको एग्जाम्पशन हासिल होगी। आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। डिटेल से पढ़े, काफ़ी आसान से सेक्शन थे। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे एग्जाम्पशन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स।